हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का मिशन लबसना के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम सभी 9-5 प्लान को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। जो 9-5 प्लान था, है ना, यानी 9th FYP, इसको शुरू किया गया 1997 में और खत्म किया गया 2002 में। इस प्लान के लॉन्चिंग के दौरान, यानी कह सकते हैं कि 9th FYP के दौरान जो देश के प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी अटल जी थे। और इस दौरान जो देश के 9-5 प्लान का जो गोल रखा गया वो ये रखा गया कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, यानी एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द 9th FYP। तो एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एक गोल था। इसके अलावा बड़े इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं कि इस दौरान भारत सरकार ने भी प्रयास किया कि जो पब्लिक सेक्टर है ना, और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, उन सभी सेक्टर्स को प्रमोट किया जाए। अगर सीधे साधारण भाषा में कहूं तो सरकारी कंपनियों जो फायदे में हैं और जो प्राइवेट कंपनियां हैं सबको सपोर्ट की जाए भारत सरकार के द्वारा। हालांकि वैसी सरकारी कंपनियां जो लॉस में थी उसको तो बेच दिया गया था, आप सभी को मालूम है, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स के हाथ में 8-5 प्लान के दौरान। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस दौरान भारत सरकार ने एक चीज पे और फोकस किया कि भारत में रहने वाले लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सुधरे, यानी लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरे, ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस था कि रैपिड ग्रोथ हो देश में, यानी देश का तेजी से विकास हो। क्या हो? तेजी से विकास हो। यह भारत सरकार का उद्देश्य था। साथ ही साथ कई और गोल थे जो 9th 5 प्लान के दौरान भारत सरकार के द्वारा तय किए गए, जैसे कि भारत में जो डिसएडवांटेज्ड क्लास के जो लोग हैं, यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग, उनको इंपावर किया जाए सामाजिक तौर पे, भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, यानी सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। और भारत के जो प्राथमिक शिक्षाएं हैं यानी प्राइमरी एजुकेशन, वहां पर फोकस किया जाए, भारत के सभी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत किया जाए। और जानकर हैरान हो जाएंगे आप कि यही 2002 है जिस दौरान भारत सरकार ने फंडामेंटल ड्यूटी में 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया था, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में 11th जो क्लॉज है ऐड किया गया था एजुकेशन को लेकर, जिसमें गार्जियन को यह सलाह दिया गया था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, यानी पेरेंट्स को यह सजेशन दिया गया था। ये वही 2002 है जिस दौरान वाजपेयी की सरकार ने आर्टिकल 21 में क्लॉज ए जोड़ा था। आर्टिकल 21 क्लॉज है जिसमें राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया था, जिसमें बोला गया था कि हर व्यक्ति की राइट है कि अपनी एजुकेशन का वो डिमांड करे, अधिकार का मांग करे सरकार से। इसके बाद DPSP में भी राइट टू एजुकेशन यानी एजुकेशन को जोड़ा गया, जिसमें ये सरकार को सलाह दिया गया कि आप सभी की ये ड्यूटी है, या ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, कि आप सभी देश के जो सिटीजन्स हैं, खासतौर पे जो बच्चे हैं, उनकी स्टडी को लेकर आप सभी जो है कानून बनाएं, आप सभी पॉलिसीज स्कीम्स बनाएं। तो ये वही समय है, ये 2002 का। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो 9th 5 प्लान है, आपको समझना है कि इस दौरान भारत सरकार का पूरा फोकस था, जितने भी गोल मैंने आप सभी को बताए, इसमें भारत सरकार का बहुत ज्यादा फोकस रहा है कि किसी तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए और भारत इतना डेवलप कर जाए कि भारत को किसी भी संसाधन को लेकर, रिसोर्स को लेकर कहीं हाथ न फैलाना पड़े, अभाव की स्थिति का फीलिंग या कह सकते हैं भावना को फील ना होना पड़े कि भाई हम चलो हमारे पास ये चीज की कमी है। माने भारत को इतना ज्यादा परिपक्व कह सकते हैं, भारत को इतना ज्यादा माने समझिए कि संपूर्ण बनाने का गोल था वाजपेयी की सरकार के द्वारा कि भारत अपने आप में एक समृद्ध देश कहलाए। ये उद्देश्य था 9th 5 प्लान का। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने 9th 5 प्लान में जो TGR रखा, TGR मतलब टारगेटेड ग्रोथ रेट, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, वो था 7.1%, यानी 7.1%। लेकिन जो एक्चुअल टारगेट ग्रोथ रेट था वो काफी कम था, 6.8% हमारा अचीव हुआ था। आप कह सकते हो कि जिस तरीके से आप यहां पर परसेंटेज देख रहे हैं कि जो हमारा अचीव ग्रोथ रेट है 6.18%, जो कि टारगेट से काफी कम है, इससे मालूम चलता है कि 9th 5 प्लान वाज अनसक्सेसफुल प्लान। तो आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे कि सर कारण क्या था, 9th 5 प्लान फेल हो गया जबकि 7th सक्सेसफुल था, 8th सक्सेसफुल था, 9th 5 प्लान फेल हुआ। देखिए कई कारण होता है, उसमें मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन एक कॉमन कारण समझिएगा, जब आप किसी गोल को बहुत वाइड रख लेते हैं, है ना, कि जैसे गरीबी को कम करना है, खत्म करना है, तो अपने आप में इम्पॉसिबल चीज है।
और ऐसी स्थिति में आपका जो टारगेट है, टारगेट ग्रोथ रेट है, वो जाहिर सी बात है अनअचीवेबल रह जाएगा वो। ये भी एक बात है। और दूसरा है कि उस दौरान आप देखिए कि एलओसी का वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ था, भले ही पाकिस्तान हारा हो, जीते या हारे इंडिया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप ये देखो ना कि हम जीते या हारे हमारा लॉस तो हो रहा है ना एटलीस्ट इस दौरान। तो हमें जो पैसा हम 955 प्लान में लगाने वाले थे वो कहीं ना कहीं हमने एलओसी, जो हमारा वॉर हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का, वहां पर हमने इन्वेस्ट किया था डिफेंस में। तो वो भी एक कारण था, अगर वो पैसा हम इधर लगाते तो बड़ी संभावना थी कि चलिए 7.1 नहीं तो 7% का टारगेट तो हम अचीव कर लेते। और 7.1% इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि जो एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी है अपने आप में एक अनअचीवेबल टारगेट है, गोल है। बहरहाल ये तो आपने फीचर्स देखा 955 प्लान का, लेकिन इस बीच में एक सवाल खड़ा होता है कि सर 955 प्लान के दौरान भारत सरकार ने यानी वाजपेयी की सरकार ने कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की थी उस दौरान। देखिए, जब हम बात करते हैं 955 प्लान का, तो उस दौरान वाजपेयी गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स लॉन्च किया था, कई योजनाओं को लागू किया था भारत में। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना माना जाता है पीएमजीवाई, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना। अगर आपने सुना हो प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग, है ना, ग्राम प्लस उद्योग, ग्रामोद्योग योजना, जो 2000 में शुरू किया गया था, 2000 में शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाए, जैसे रोड्स हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हाउसेस हो गए यानी आवास हो गया, हेल्थ हो गया यानी हॉस्पिटल्स हो गई, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए स्कूल्स हो गई। तो ये फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाए, जिसको कहा गया प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, यानी ग्राम का उदय और साथ ही साथ ग्राम में इंडस्ट्रीज को लागू करने की योजना। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि बुनियादी सुविधा में रोजगार भी आ जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर गांव वालों को रोजगार देना है तो भैया कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को सेटअप तो करना होगा, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना होगा गांव के इलाकों में। इसी दौरान वाजपेयी ने एक बड़े इंपॉर्टेंट स्कीम को लॉन्च किया था, जो आज भी आप देखेंगे कि भारत के हर गली मोहल्ले में और हर गांव में इसका प्रभाव दिखता है। वो था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी पीएमजीएसवाई, है ना, पीएमजीएसवाई। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था वाजपेयी की सरकार के द्वारा, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2000 में। इसका उद्देश्य था कि भारत के हर गांव में ऑल वेदर यानी हर मौसम में चलने योग्य सड़क बनाई जाए, ठीक है ना। इसके बाद अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च किया गया, यानी अन्नपूर्णा योजना इस दौरान लॉन्च कर दिया गया। किसके द्वारा, फिर से कहना चाहूंगा, वाजपेयी जी के सरकार के द्वारा। तो अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च किया गया, और नाम से ही आपको क्लियर चल गया होगा कि इसका उद्देश्य क्या होगा। इसको भी 2000 में लागू किया गया था, और इसका उद्देश्य यह था कि 65 वर्ष से ऊपर और बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे वाले जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वृद्ध लोग हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनको 10 किलो अनाज मुफ्त देना, ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा एक और स्कीम लॉन्च की गई थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यानी SJSRY, है ना, SJSRY, है ना। और इसका उद्देश्य यह था कि जो शहरी इलाकों में रह रहे जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो इतने सक्षम, इतने कैपेबल हो पाए कि अपने लिए वो अपना जॉब ढूंढ पाए, अपने लिए अपना जॉब क्रिएट कर पाए, यानी अच्छे से नौकरी कर पाए। तो ये जो 4 स्कीम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे, आमतौर पे यूपीएससी में और बीपीएससी में यहां से काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं पास्ट के ईयर में। ऐसे कई स्कीम्स हैं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चूंकि 955 प्लान में काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, तो इसलिए मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं। एक स्कीम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको कहा जाता है SGSY, है ना, स्वर्ण जयंती SGSY आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसको लॉन्च किया गया था 1999 में, और बड़ी अच्छी बात रही कि इसको लॉन्च करने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि ग्रामीण परिवारों में आजीविका के लिए यानी लाइवलीहुड के लिए, और साथ ही साथ स्मॉल इंडस्ट्रीज को लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए गांव के सभी परिवारों को, लोगों को खुद इतना सक्षम बनाना कि बाद में वो अपने आप को, अपने जीवन को बेहतर कर सकें, है ना। 2011 में यही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना NRLM के नाम से जाना गया, ठीक है। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में लॉन्च किया गया था, है ना। तो 6 में जो प्लान रहा, स्कीम रहा, वो ये रहा कि जो किसान क्रेडिट स्कीम, ये क्रेडिट कार्ड स्कीम जो जिसे KCC कहा जाता है, इसको 1998 में वाजपेयी की सरकार ने लॉन्च किया था। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि जो किसानों को खेती के लिए आसानी से
कम ब्याज पे, है ना, भारत सरकार लोन उपलब्ध करा पाए, क्रेडिट उपलब्ध करा पाए। और आप सभी को मालूम है कि देश में इस दौरान पॉपुलेशन को लेकर भी भारत सरकार काफी सीरियस है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। उसको लेकर भारत सरकार ने एनपीपी लॉन्च किया, यानी एनपीपी को लागू किया, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, और इसको 2000 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण करना है, ठीक है ना। आठवां जो सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है कि स्कीम था वो था टीएमसी, है ना। उसको जनरली मैं इसलिए टीएमसी ये इंपॉर्टेंट स्कीम कह रहा हूं क्योंकि ये समझिए कि राजीव गांधी के टाइम से ऐसे प्रयास किए जा रहे थे कि हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम बाय द वाजपेयी गवर्नमेंट कि जहां पे टेक्नोलॉजी को किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। वो था टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन, जिसको कहा जाता था टीएमसी, है ना, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन। और ये 2000 में लॉन्च किया गया था, जहां पर भारत में जो कॉटन का प्रोडक्शन है, कपास का उत्पादन जो है उसको बढ़ाना था और क्वालिटी आप कह सकते हैं उसका सुधारना था, यानी बेहतरीन कॉटन प्रोडक्शन करना था विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इस दौरान एक और स्कीम लॉन्च किया गया, एंड दैट स्कीम वाज राष्ट्रीय सरकारी स्वास्थ्य बीमा, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्ट्रेंथनिंग। इसको 1997 में लॉन्च किया गया था, राष्ट्रीय सरकारी स्वास्थ्य बीमा, आप इसको कह सकते हैं RSSB। एंड दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 1997 और इसको 2000 तक चलाया गया बिना रोके। अब समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। इसमें बेसिकली गोल ये था कि भारत के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनका टीकाकरण हो, उनकी हेल्थ सर्विसेज में सुधार हो। और जाहिर सी बात है, अगर आप सभी उस टाइमलाइन के हैं, चूंकि हम लोग का जन्म उसी दौरान हुआ, तो हम लोग भी इसके लाभ, हम कह सकते हैं बेनिफिशियरी हैं, हम लोगों को भी इसका बेनिफिट मिला। टीकाकरण आप सभी को लगभग लगा होगा। 1997 से लेकर 2000 के बीच में बड़े लेवल पे इसको जो है बढ़ावा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार ने इसको, आप समझिए कि मैंने आज भी ये टीकाकरण प्रोग्राम चलता है ये, ठीक है। इसके बाद जो 10वां स्कीम जो था उसका नाम था वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, जिसको वेम्बे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेम्बे कहा जाता है। तो इसलिए एग्जाम में अगर ये देखना तो कंफ्यूज मत होना। और इसको जो लॉन्च किया था, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, वो 2001 में किया गया था। उद्देश्य ये था इसका लॉन्च करने का कि जो शहरी झुग्गियों में रहने वाले, यानी स्लम एरियाज में रहने वाले जो गरीब हैं, उनके लिए आवास सरकार प्रोवाइड करे। इसके बाद एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम था, दैट स्कीम वाज अंत्योदय अन्न योजना, है ना, अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द 2000 एंड द गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज कि सबसे गरीब परिवारों को 35 किलो अनाज सबसे सस्ते दर पर अवेलेबल कराना। सो दिस पर्टिकुलर गोल वाज डेडिकेटेड फॉर द अंत्योदय अन्न योजना विच वाज लॉन्च्ड इन द 2000। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है इन सभी स्कीम्स के लॉन्च होने के बावजूद कि क्या ऐसा कारण रहा था कि 9-5 ईयर प्लान पूरी तरीके से एक सक्सेसफुल प्लान के तौर पे नहीं देखा जाने लगा और फेल हो गया स्कीम, और ये प्लान को फेल्ड प्लान माना जाने लगा। देखिए कई कारण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी कारण यह है कि जितने भी स्कीम आपको स्क्रीन पे मैंने अभी लिखकर दिखाया, ग्राउंड लेवल पे सिर्फ सुनने को आपको लग रहा है कि ये स्कीम लॉन्च हुआ था, लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि सारे स्कीम्स कभी भी ग्राउंड लेवल पे बढ़िया से इंप्लीमेंट नहीं हुए। तो अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि व्हाई दिस प्लान वाज फेल्ड, देन आई विल टेल यू कि 9-5 ईयर प्लान में अच्छी पॉलिसीज लॉन्च होने के बावजूद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कैपिटल की कमी थी। देयर वाज अ लैक ऑफ कैपिटल बिकॉज, अच्छा, एक तो हमारे पास पूंजी की कमी थी उस दौरान। अच्छा, जो भी हमारे पास पूंजी था उसमें से आप समझिए कि अधिकतर पूंजी हमने वॉर में लगा दिया था, तो ये भी एक कारण था। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं कि स्कीम भले ही आपको यहां दिख रहा हो, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन वाला जो एरिया था काफी कमजोर था। और तीसरा, देयर वाज अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इफ यू विल सी 1997 से लेकर 1998 के बीच में आप देखिए कई प्रधानमंत्री वहां पे बदले गए। उसी समय आप समझिए कि गुजराल आए, है ना, फिर वाजपेयी आए, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था उस दौरान। इसके बाद भारत में उस दौरान आप समझिए कि जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ था, इट वाज वेरी स्लो एट द टाइम, एंड दीज ऑल रीजंस हेल्प्ड टू क्रिएट द अनसक्सेसफुल अचीवमेंट्स फॉर द 9-5 ईयर प्लान। और इन सभी कारणों की वजह से नवीं पंचवर्षीय योजना एक असफल योजना के तौर पे जानी जाने लगी। और बड़ी अजीब बात यह है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 7th में आप सक्सेसफुल हुए, 8th में हुए, लेकिन 9th में आप फेल हो गए।
तो ये सारी चीज़ें एक सबसे बड़ी कारण रही। हालांकि समय गुजरने के साथ मैं आप लोग को आगे बताऊंगा अगली लेक्चर में कि 9th 5 ईयर प्लान के बाद 10th आया, 11th आया, 12th आया, और इसके बाद तो आप लोग को मालूम है 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सारी योजनाएं उसके बाद लागू ही नहीं किया गया। 12th 5 ईयर प्लान वॉज द लास्ट प्लान ऑफ द 5 ईयर प्लान। कल की एक जो मैं लेक्चर लूंगा उसमें 10th 11th 12th एक ही लेक्चर में मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। 9th 5 ईयर प्लान आपका समाप्त हुआ। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ भी 5 ईयर प्लान में याद करना हो तो एटलीस्ट आप टाइमलाइन याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। टाइमलाइन याद कर लीजिएगा और टाइमलाइन के साथ साथ आप लोग टारगेट याद कर लीजिएगा कि कितना टारगेट था और प्लस गोल। और आप बोलोगे सर इन तीनों में कौन इंपॉर्टेंट है, तो आई विल टेल यू कि टाइमलाइन याद कर लो, गोल याद कर लो। टारगेट नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूपीएससी का प्रेप हम करते हैं तो हमें तीनों ध्यान में रखकर चलना चाहिए। टारगेट याद करने से एक बेनिफिट ये होगा कि वी विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस प्लान वाज सक्सेसफुल और नॉट, कि ये जो योजना है, ये जो पंचवर्षीय योजना है सक्सेसफुल था कि नहीं, ये बेनिफिट होगा। तो इसलिए तीनों याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लमसम आइडिया होना चाहिए, कम से कम ये वाला फिक्स होना चाहिए, याद आपको ये फिक्स होना चाहिए। इसमें आप आइडिया लमसम रखो कि लगभग कितना परसेंटेज था। चलिए आज के लिए इतना ही। मैंने आप सभी का बहुत समय लिया, आप सभी ने अपना कीमती समय हमारे इस वीडियो पे लगाया, इसके लिए धन्यवाद। कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में दें आप सभी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।